नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है दुनिया में महाशक्ति बनता भारत और इजराइल ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर प्रभाव। क्या यह युद्ध भारत को महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहे हैं या फिर भारत को महाशक्ति बनने में कहीं न कहीं बाधक साबित हो रहे हैं? इस विषय पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भारत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। टोनी ब्लेयर ने उन 3 देशों का नाम बताया है जो उनके मुताबिक 2050 में दुनिया की बड़ी महाशक्ति होंगी, जिसमें भारत का भी नाम है। साथ ही साथ एशिया पावर इंडेक्स 2024 यह बताता है कि इस समय जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सुपर पावर बनने की ओर है। लेकिन दुनिया भर में हो रहे युद्ध, चाहे वह रूस यूक्रेन युद्ध हो या हाल ही में शुरू हुआ इजराइल ईरान युद्ध, क्या भारत को महाशक्ति बनने देंगे? क्या यह युद्ध भारत को महाशक्ति बनने में सहायक हैं या फिर भारत के महाशक्ति बनने में बाधक? इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर है। अब उनकी बात पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मुहर लगा दी है। उन्होंने 2050 तक जिन 3 महाशक्तियों के नाम लिए, उनमें रूस का नाम नहीं है। उसके स्थान पर भारत अपना सिक्का जमाने लगा है। अर्थात 2050 तक अमेरिका, चीन और भारत, यह 3 ही महाशक्तियां रह जाएंगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यह कहा है कि 2050 तक यह गणित बिगड़ जाएगा। दुनिया बहुध्रुवीय हो जाएगी। जिन्हें आज हम सुपर पावर समझते हैं, उनमें से कुछ इस रेस से बाहर हो जाएंगे। टोनी ब्लेयर ने कहा कि 2050 तक सिर्फ 3 महाशक्तियां होंगी, चीन, अमेरिका और संभवतः भारत। पूरी दुनिया को इन तीनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रहने होंगे, क्योंकि यह तीनों महाशक्तियां सब कुछ तय करने वाली हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं कि यह भारत का युग है, भारत सुपर पावर बनने की राह पर है। आइए सुनते हैं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने क्या कुछ कहा। I think America has re-emerged as easily the strongest country in the world. I mean, by far. Its economy is extraordinarily resilient. Its technology is top. You know, who's the biggest oil producer in the world? America. Who's the biggest gas producer in the world? America. You know, who's got the most powerful military in the world? Again, by far, you know, America. So America is, I think, you know, whatever the dysfunctionality of its politics, its economy and its technology, its military, very strong. The interesting paradox is when you come to China, you would have to say its politics are entirely functional, right? It's clear who's in charge, and that's, you know, that gives a certain clarity of direction, let's say. But actually underneath, I think there is quite severe problems. Having said that, on any basis, China is going to remain a huge power. And as technology, you see, the Industrial Revolution broke the link between population size and GDP. And so, you know, Britain was the world's most powerful country at the end of the 19th century, despite its population obviously being much less than China. China was the world's largest economy at the end of the 18th century. Technology is re-establishing that link between population size and GDP. So China will be, for all the reasons we know, a powerful country. And then India, I think, is finally taking its place on the world stage and is just going to grow in power. And I think when you go to India now and we have projects there, you know, you feel there is a confidence amongst the Indian population and a vitality that, you know, it's going to be hard to resist. ब्रिटेन के पूर्व पीएम का बयान तो ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित लोई संस्थान द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक विकास के बीच
जापान को पीछे छोड़ते हुए 100 में से 39.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। 2024 के इंडेक्स में 81.7 स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है। उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर 72.7 पर है। आइए एशिया इंडेक्स पर नजर डालते हैं, क्या है और कितने स्थान पर भारत है। आइए हम देखते हैं। तो ये एशिया पावर इंडेक्स हमने दिखाया है। यूएसए 81.7, चीन 72.7 और भारत 39.7 पर है, यानी कि स्कोर 100, यानी कि तीसरे स्थान पर भारत आ गया है। सुपर पावर की श्रेणी में जापान 38.9, ऑस्ट्रेलिया 31.9 और रूस जो है 31.1% के स्कोर पर है एशिया पावर इंडेक्स में। तो ये एशिया पावर इंडेक्स एक बार और हम दिखाएंगे कि यूएसए क्या है स्थिति और भारत की क्या है स्थिति। तीसरे स्थान पर भारत, ये भारत का तीसरा स्थान पर आना, यानी कि जापान के ये चौथे स्थान पर जो जापान दिख रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर, इसको पीछे छोड़ते हुए भारत आगे निकला है। और इसका कारण यह बताया गया है कि कोविड-19 जो था उसके बाद भारत इससे उबरने में बहुत तेजी से विकास किया है। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया में महाशक्ति तभी बना जा सकता है जब देश की आर्थिक स्थिति सही हो, जिसके लिए व्यापार में वृद्धि होती रहनी आवश्यक है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। भारतीय कंपनियों को व्यापार में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ रहा है। अगर जानकारियों की माने तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग लाल सागर को बाधित कर सकता है, जो मध्य पूर्व से व्यापार का प्रमुख रास्ता है। वैसे यह रास्ता हूती विद्रोहियों की वजह से पिछले साल से ही बाधित है। लाल सागर से होते हुए भारतीय व्यापार पर आइए नजर डालते हैं कि अगर जो लाल सागर से जो व्यापार हो रहा है उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये जो व्यापार है आप देख सकते हैं, लाल सागर भारत में स्वेज नहर से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ निर्यात करने के लिए कंपनियां लाल सागर का उपयोग करती हैं। यानी कि लाल सागर से होते हुए ये कंपनियां जो हैं ये अपना व्यापार करती हैं। वित्त वर्ष 2023 में इस क्षेत्र के जरिए भारत ने अपने 50% निर्यात किए थे, जिसकी वैल्यू करीब 18 लाख करोड़ रुपए थी। 18 लाख करोड़ रुपए थी ये निर्यात थी। इस क्षेत्र में अगर जो बात करें आयात की तो इसकी हिस्सेदारी 30% थी, जिसकी वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए थी। यानी कि अगर जो व्यापार घाटे और मुनाफे के हिसाब से देखा जाए तो लाल सागर क्षेत्र से होता हुआ व्यापार लाभ की स्थिति में था। कंपनियां पिछले साल नवंबर से लाल सागर के अलावा वैकल्पिक मार्गों से व्यापार कर रही हैं। वैकल्पिक मार्गों से व्यापार कर रही हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कारण ये हुआ है। अब जो ईरान और इजराइल का युद्ध है यह भी एक बाधा उत्पन्न हो रहा है। इससे सामान पहुंचाने में 15 से 20 दिन का समय अधिक लग रहा है, जो कि व्यापारिक हितों के लिए सही नहीं है। अब चूंकि अगर जो इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहा, हूती विद्रोही अगर जो संकट पैदा करते रहे, जो ईरान समर्थक हैं, तो भारत को व्यापार घाटा होगा। और यह व्यापार घाटा वास्तव में भारत के लिए हानिकारक होगा। तो आर्थिक स्थिति इसकी थोड़ी सी यहां पर नाजुक होगी। अब हम स्थितियां जो हैं इसको हमने पूरी तरह से दर्शा दी है कि आखिर इस समय भारत की ग्रोथ क्या कर रही है। लेकिन जो युद्ध चल रहे हैं मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहे हैं, इसका भी असर पड़ सकता है भारत पर। लेकिन अन्य लोग जो हैं, अन्य जो देश हैं, उनके साथ जो व्यापार है इस पर हम पूरी नजर डालेंगे। तो इन व्यापार पर भारत की क्या स्थिति है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या ग्रोथ बढ़ती रह सकती है या फिर कोई और बात है, इन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने विद्वानों के साथ। हमारे साथ जो विद्वान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर आर के शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक, संजय सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार।
तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, तीनों विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत, चूंकि अच्छी बातों से शुरुआत हो तो जी भी अच्छा रहता है। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें अच्छे खासे स्कोर के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचा है। टोनी ब्लेयर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने इस बात को कहा है कि संभवतः 2050 तक भारत दुनिया की महाशक्तियों में शामिल हो जाएगा और भारत, चीन और अमेरिका को उन्होंने कहा है। वास्तव में अच्छी चीजें हैं, अच्छा लगता है इस तरह की बातें, लेकिन इसी तरह से सबसे बड़ी बात है, इसी तरह से भारत प्रगति करता रहा, राजनीतिक जो परिवेश बने हैं इस तरह से बने रहे तो टोनी ब्लेयर के शब्दों में संभवतः था, संभवतः भारत भी, संभवतः, किंतु परंतु ने तो महाभारत करा दिया, लेकिन संभवतः है। तो यह संभवतः का अर्थ बताइए कि संभवतः उन्होंने क्यों कहा। चर्चा की शुरुआत तो इन ब्रिटेन के पूर्व पीएम है टोनी ब्लेयर जी के ही शब्दों से करता हूं। जैसा उन्होंने बोला कि संभवतः भारत 2050 तक तीसरी महाशक्ति बन जाएगा जी, ठीक है। निश्चित रूप से अगर वर्तमान में की कोई महाशक्ति ऐसी संभावना व्यक्त कर रही है या किंतु परंतु के साथ बोल रही है तो भी ये हमारे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अब सकारात्मक संकेत क्यों है, उसके भी पीछे अपने कई कारण है। सबसे पहले जो मेन कारण समझिए हमारा मैन पावर, हमारे देश का जो मैन पावर है वो अपने देश में तो एक्टिव है ही, साथ साथ में आज आप देखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी विकसित या डेवलप या अब डेवलपिंग कंट्रीज है वहां भारत के लोग, भारत के सिटीजन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। और उनका जो रोल प्ले है, क्योंकि ये हमारा एक कल्चर है कि हम कहीं भी रहते हैं लेकिन हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जड़ों से जुड़े रहने का मतलब हमारे यहाँ परिवार वैल्यू को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो हमारे देश के जो भी नागरिक हैं जहाँ कहीं भी हैं वो वहां से उनका करेंसी को अर्न करके मेहनत से करते हैं। कुछ हमारे देश के लोग अपराधी नहीं हैं जैसे दूसरे जगह दिखाई देते हैं, हम लोग वैसे नहीं। से जो मनी आती है एक तो इम्पोर्टेंट है, दूसरी चीज जो पिछली 10-15 सालों से हमारी देश की कूटनीति, राजनीति और स्थिरता, ये चीजें या ये फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट है जो हमें तीसरी महाशक्ति बनने की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा देश उसका हकदार है, उसको तीसरी महाशक्ति बनना ही चाहिए। और अभी जो इंडेक्स आया है कि नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है और नंबर 3 पे हम हैं, ठीक है। उन्होंने संभावना व्यक्त करती है, मैं तो आशा करता हूँ कि हमारा देश निश्चित रूप से महाशक्ति बनेगा, वो उसका हकदार है और उसको वो उसका हक मिलना भी चाहिए। अब बात आती है इजराइल और ईरान युद्ध पे। मुझे लगता है कि ये युद्ध इजराइल और ईरान का तो है ही नहीं। ईरान तो जबरदस्ती में एक अपना वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, जबरदस्ती दादागिरी के लिए आ रहा है। इजराइल का ईरान से कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं है। इजराइल जैसी कंट्री जो बीच में फंसी हुई है, उसके आसपास की जो दूसरी कंट्रीज हैं, हम कंट्री से भी यूज करेंगे, अभी तक है नहीं है, ये हमारा यूएस जाने, लेकिन वहां जो बोलना चाहिए इस टाइप के घटक हैं या जो आतंकवादी के गिरोह हैं वो मजबूर करते हैं इजराइल को अटैक करने के लिए, ठीक है। उनमें 3-4 ग्रुप है, हिजबुल्लाह है, हमास है और भी होती टाइप के ग्रुप। जी बिल्कुल, हम इस पे चर्चा करेंगे आपसे, अब इस पे आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं, संजय सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। मनीष जी आ रहे हैं हम आपके पास, हम आपके पास आना चाहते हैं। संजय सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि
हम जो इंडेक्स में जो एशिया पावर इंडेक्स 2024 आया है उसमें तीसरे स्थान पे तो हैं, नो डाउट, लेकिन 39.1 अंक के साथ। अर्थात अगर जो यह माना जाता है कि अगर 70 से ऊपर के अंक हैं तो आप महाशक्ति माने जाएंगे, तो चीन और अमेरिका ये दोनों 70 से ऊपर पर हैं। तीसरे स्थान पर हम हैं जरूर, लेकिन अभी 39 यानी कि 30 अंक और बढ़ना है। तो 30 अंक बढ़ने में तो बहुत मेहनत करनी होगी। हालांकि बीच में कोई और देश नहीं है, तीसरे नंबर पर हम ही हैं, लेकिन महाशक्ति अभी नहीं है। तो इस 30 अंक को बढ़ने के लिए अभी भारत को और क्या क्या किन किन क्षेत्रों में प्रगति करनी होगी? जी देखिए देवेंद्र जी, आपने जो ये इंडेक्स की बात की और टोनी ब्लेयर का जो भाषण सुनाया है, इसमें दो राय नहीं कि भारत प्रगति कर रहा है। खासतौर से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, विशेषकर 10 वर्षों में भारत ने बहुत तरक्की की आर्थिक क्षेत्र में। आज हम अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पे हैं। हमारी जो जीडीपी है करीब $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। और मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प है और इस इकोनॉमी को वो $5 ट्रिलियन से आगे ले जाना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं कि अभी इस इंडेक्स में हम बहुत अंतर है, इसको मोटा मोटा आप इस तरह से समझ लीजिए कि चाइना की जो जीडीपी है करीब $14 ट्रिलियन है और आज अभी हम $4 ट्रिलियन के आसपास है, अभी 4 नहीं टच किया है। तो एक लेमन लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि उस तक पहुंचने में हमें अभी और मेहनत और टाइम लगेगा। अगर इसी तरह से हम लोग भारत काम करता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में, देखिए सबसे बड़ा रोल होता है लीडरशिप का। तो सेंट्रल लीडरशिप जिस तरह से काम कर रही है, इंकरेज कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लाने का काम कर रही है। अभी और भी यूएस की कंपनियां भारत आना चाहती हैं और विदेशी कंपनियां आना चाहती हैं। तो अगर उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भारत का बहुत जोर है। आप देख रहे हैं रोड और रेलवे नेटवर्क को जिस तरह से डेवलप किया है मोदी जी के शासन काल में, तो ये सब भारत के को आगे ले जाने के लिए तैयारी चल रही है। हम लोगों ने लेट शुरुआत की है। चाइना ने 1979 से शुरुआत कर ली थी। हमारे यहाँ इकोनॉमिक जो उसके लिए खोला गया और 1992 में नरसिम्हा राव जी के समय में मुक्त व्यापार के लिए खोला गया, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन भी इश्यूज रहे। लेकिन इधर हम तरक्की कर रहे हैं, इसको दुनिया मान रही है और इसी कारण से भारत के पीछे लोग विदेशी ताकतें पीछे पड़ी हुई है कि भारत तरक्की ना करने पाए। अब इस समय कुछ दिक्कतें भारत को फेस करनी पड़ सकती हैं। जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, निश्चित रूप से, वैसे आपने ये हमसे सवाल नहीं किया है, लेकिन मैं इसका जवाब आपको देना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अफेक्टेड होगी। देखिए, भारत के लिए इजराइल ईरान दोनों दोस्त हैं। भारत को बैलेंस बना के चलना होगा। लेकिन अगर ये वॉर एस्केलेट करता है, जैसे ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, आप ये निश्चित मान के चलिए इजराइल भी ईरान पर अटैक करेगा। और इस लड़ाई में कहिए तो आप अगले सेगमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं या कहिए यही रुक जाते हैं इस बात को लेकर। अमेरिका का टारगेट है ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को खत्म करना। ये इजराइल का भी और अमेरिका दोनों का है। और उसमें कहीं जो सुन्नी वर्ल्ड है, सऊदी अरब है और भी जो कंट्री सुन्नी स्टेट्स है, वो भी नहीं चाहती है कि ईरान न्यूक्लियर पावर स्टेट बने। अब ईरान खुद अपने जाल में गया है फंस। मैं उसमें बहुत विस्तार पे नहीं जाऊंगा, अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं अगले उसमें बात करूंगा इस बारे में। जी। अब अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो निश्चित रूप से पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, निश्चित रूप से करेगा। डॉलर के टर्म्स में भी दिक्कत आएगी भारत को। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छे लेवल पर खड़ी है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। जब मोदी जी भारत को कोविड जैसी महामारी से बाहर निकाल लाए और भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बना के रखा, भारत तरक्की करता रहा, तो ये तो बिल्कुल तय है कि भारत को आगे जाना है। हमारे पास क्षमताएं हैं, हमारे पास
ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं मोदी जी, सारे इंडेक्सेस हैं हम अच्छे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। मनीष जी के पास आना चाहेंगे। मनीष अग्रवाल जी हमारे जो तीसरे विद्वान हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी संजय सिंह जी ने बड़ी जोर दी मोदी जी के मतलब कार्यों को लेकर के, किसी पार्टी से यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। एक बार और हम दर्शकों को बता दें कि जो काम हो रहा है, जो देश में हो रहा है, वही चीज बताया जा रहा है हमारे विद्वानों द्वारा। तो मोदी जी की बात है, कोविड-19 से उन्होंने उबारा देश को, तेजी से प्रगति किया और प्रगति कर रहे हैं। इंडेक्स वगैरह जो भी विश्व में जारी हो रहे हैं उसमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। मनीष जी, सवाल ये है कि ये तो मोदी जी हैं, तो हो रहा है, 5 साल बाद चुनाव होगा, 2050 तक अगर जो ये गति बनी रही तो संभवतः भारत महाशक्ति हो जाएगा। टोनी ब्लेयर ने भी कहा है, इंडेक्स भी बता रहा है। तो सवाल ये है कि अगर मोदी जी नहीं बने रहते हैं उस समय की स्थिति क्या होगी? क्या फिर भी भारत महाशक्ति बन सकता है, और बन सकता है तो कैसे? देखिए दिवेश जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एशिया पावर इंडेक्स पे मैंने पहली डिबेट देखी है और कोई चैनल इस पे डिबेट नहीं कर रहा। अच्छी चीज है, आपने इस विषय को उठाया है और इस पे विस्तृत जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपने जो सवाल पूछा कि अगर मोदी जी नहीं रहते हैं तो, देखिए भारत का जो 2047 का विजन है जो मोदी जी ने दिया है, उसी को टोनी ब्लेयर जी बोलना चाह रहे थे, वही इन सारे इंडेक्स से दर्शाया जा रहा है। और इस सवाल का जवाब कि मोदी जी नहीं रहते हैं, ये जनता समय समय पे देती रहती है और आगे भी देती रहेगी। मुझे लगता है कि ये गाइडेंस जो है 2047 तक चलता रहेगा, लोग इस गाइडेंस को आगे लेके जाते रहेंगे। तीसरी चीज, अगर हम इसे अर्थव्यवस्था की नजर से समझने की कोशिश करें तो ऐसा रिसर्च बता रही है कि 2028 में भारत में एक कोई उद्योगपति ऐसा होगा जो पहला ट्रिलियनियर होगा भारत का। तो ये चीजें जो दर्शाना शुरू कर रही है, आज आप देखिए अमेरिका में कितनी ऐसी कंपनीज है जो ट्रिलियनियर हैं, 3 ट्रिलियनियर 4 ट्रिलियनियर तक की कंपनीज है। भारत की अर्थव्यवस्था भी 4 ट्रिलियनियर के आसपास पहुंच रही है। इसीलिए एशिया पावर इंडेक्स में जो गैप है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बड़ा ह्यूज गैप दिख रहा है। तो वो ह्यूज गैप इसीलिए है क्योंकि ये जो उद्योगपतियों की संख्या है, जो उद्योगों की संख्या है, उसका वहां तक अभी भारत में विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है 2028 से भारत भी उस श्रृंखला में शामिल होगा जब भारत के उद्योगपति भी ट्रिलियनियर की संख्या में जाएंगे। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी इस पर निर्भर करती है कि कैसे भारत वहां तक पहुंचेगा। जी जी, तो काम कर रहा है, पेट्रोल के विकल्पों को देख रहा है, ऊर्जा के विकल्पों को देख रहा है, वही भारत के उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो भारत पेट्रोल बाहर से लेता है और जनता को उपलब्ध कराता है। अगर भारत पेट्रोल और एनर्जी सफिशिएंट बन जाएगा तो भारत को सुपर पावर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए भारत ही एकमात्र देश है जो पेरिस की गाइडलाइंस को टोटली फॉलो कर रहा है, अडियर कर रहा है और टारगेट्स को अचीव कर रहा है जो रिन्यूएबल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या अतिरिक्त ऊर्जा के है। और उसी वजह से ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते ही पेट्रोल की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो समाज में एक बेहतर रूप में आ जाएंगे। तो जब भारत के ये बिल्स कम होंगे, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जैसे भारत आज डिफेंस में बहुत सी ऐसी चीजें जो खुद बना रहा है, पहले भारत ज्यादातर चीजें निर्यात करता था, तो जहां जहां भारत इसमें आत्मनिर्भर होता जाएगा वही एक दिशा दिखाएंगे भारत को एक सुपर पावर के। देश उस तरफ अग्रसर है, उस पाथ पे जा रहा है और हमें लगता है कि जो इंडेक्स दिखा रहा है, जो दुनिया की रिसर्चेस दिखा रही है, भारत उस रास्ते पे मजबूती से चल रहा है। अब युद्ध के बारे में अगर आप सेकंड राउंड में जिक्र करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल उसमें शेयर कर ली जाएगी। बस उसमें एक थोड़ा सा जल्दी इस समय क्या लग रही है कि इजराइल को यह मालूम है कि नवंबर में हो सकता है अमेरिका में राजनीतिक परिवर्तन आ जाए, इसलिए इजराइल इस युद्ध को लेकर थोड़ा जल्दी में है। वो चाहता है कि इस पे कोई ठोस निर्णय जो है अमेरिका के चुनाव होने से पहले आ जाए, क्योंकि बाद की परिस्थितियों में ऐसा न हो राजनीतिक परिस्थितियां बदले तो युद्ध के समीकरण भी बदल जाए। जी बिल्कुल।
अब हम आना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमारे विद्वान पहले ही ये आभास कर चुके थे कि हर दूसरे राउंड में ही चर्चा होगी युद्ध की और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की। तो अभी तक तो हमने चर्चा कर ली कि क्या स्थितियां हैं अभी और कैसे बनी रह सकती हैं, लेकिन सवाल यहां पर युद्ध की है। मध्य पूर्व से जो व्यापार है, हम अपने पीसीआर से निवेदन करेंगे कि जो व्यापार हो रहा है, यानी कि GFX2, अगर जो ये ग्राफिक्स आप स्क्रीन पे प्ले करें तो युद्ध में जो स्थितियां हैं वो बयां हो जाएंगी कि हम लाल सागर से होते हुए मध्य पूर्व से जो भारत का व्यापार है वो आयात 18 लाख करोड़ रुपए का है, यह दर्शाता है। और दूसरी बात अगर जो करें, निर्यात जो है 18 लाख का है और आयात 17 लाख करोड़ का है। तो यानी कि हम व्यापार में अच्छी तरीके से व्यापार लाभ में है, यहां पर घाटे की व्यापार व्यवस्था नहीं है, लाभ की है कम से कम 1 लाख करोड़ की, जो लाल सागर से होती हुई जा रही है। लेकिन इस युद्ध के कारण हम अब घुमा करके जाएंगे, यानी कि 15 से 20 दिनों का अंतर लगेगा। तो शुक्ला साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, डॉक्टर RK शुक्ला। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरह की अगर जो स्थिति बनी रहती है और साथ ही साथ हूती विद्रोहियों के कारण पिछले नवंबर से ही हम अपना मार्ग परिवर्तित किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापार तो कम होगा। अगर हो रहा है तो आर्थिक शक्ति, हम महाशक्ति कैसे बनेंगे, इसका उपाय क्या है? जी देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि भारत और इजराइल के बीच के जो संबंध है ना, उसकी ओर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत की आजादी के आज तक जो इजराइल के साथ हमारे संबंध रहे और ये हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आता है 1940 से लेकर 1992 तक। ठीक है, इस दौरान हम इजराइल से दूर रहे या उसको हमने अपना मित्र देश नहीं माना। दूसरी स्टेज आती है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का समय का 1992 से लेके 2014 के पहले तक हम न्यूट्रल रहे, ना हम उसके साथ में रहे ना उसके हम विरोध में रहे। तीसरा जो टर्म आता है वो 2014 से लेके आज तक, ये वो समय है जिसमें हमने इजराइल को हमारा व्यापार भी बढ़ा, साथ साथ में हमारा जो हथियारों से रिलेटेड है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ा और हमारी उससे मित्रता भी हुई। ठीक है, आज के परिवेश में इजराइल एक हमारा मित्र देश है। वो चूंकि अभी उनके यहाँ युद्ध चल रहा है, समस्याएं हैं, लेकिन आप देखिए यदि इसको हम व्यापार से देखें, एक्चुअली जो पूरा इजराइल के खिलाफ जो एक युद्ध चल रहा है, ये कोई धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, ये बेसिकली व्यावसायिक दृष्टिकोण है। एक कैंडल निकलती है, छोटी सी पतली एक समझो नहर है, उस नहर में से ही पूरा व्यापार होता है। ठीक है, अमेरिका से लेकर जो एशिया महाद्वीप के लिए जितना भी व्यापारिक रास्ता है, समुद्री रास्ते की बात कर रहा हूँ, तो बड़ी पतली सी कैनाल है, वो जो इजराइल के नियरेस्ट से नजदीक से निकलती है, तो सारा का सारा व्यापार उस पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण से जो अभी अपन ने देखा कि पिछले साल में जो इंडेक्स आई है 18 लाख करोड़ का हमने निर्यात किया और 17,00,000 करोड़ का हमने आयात किया। ठीक है, तो अगर हमें अपना आयात बढ़ाना है तो हमें इजराइल का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। जब हम इजराइल के सपोर्ट में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो वहाँ की लोकल सुरक्षा व्यवस्था है वो इजराइल हमें सपोर्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़े से हमारे यहाँ क्या होगी, आर्थिक दृढ़ता आएगी और हमारा देश तीसरी महाशक्ति की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और
50 के पहले ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत शब्द यूज किया है, उसको हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। संजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। संजय सिंह जी, सवाल यहाँ पर ये है कि हुती विद्रोहियों की बात हो रही है। हुती विद्रोही लाल सागर में इस तरह से व्यापार में बाधा डाले कि अब दूसरे मार्ग से होकर के 15-20 दिन ज़्यादा का समय निर्यात के लिए हो रहा है या फिर आयात के लिए हो रहा है। ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा खर्च लगेंगे, तो व्यापार में कमी आएगी ही, क्योंकि दाम बढ़ जाएंगे उसी हिसाब से व्यापारी। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो ये हुती विद्रोही जो ईरान समर्थक हैं, ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। हुती ईरान के समर्थक हैं, हुती विद्रोही। सवाल यहाँ पर यह है कि ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर जब ईरान के समर्थक हैं हुती विद्रोही, तो लाल सागर में व्यापार में बाधा क्यों डाल रहे हैं कि पिछले नवंबर से ही हमारी जो व्यापारिक प्रणाली है वो कोई दूसरे रास्ते से, लाल सागर से ना होते हुए किसी दूसरे रास्ते से मध्य पूर्व में हम अपने सामान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ईरान से संबंध बहुत पुराने हैं भारत के और बड़े ऐतिहासिक है। इजराइल से भी संबंध है। थोड़ा सा मैं इसके प्रोस्पेक्टिव व्यापार के संबंध में बताना चाहता हूं कि वहां से इजराइल और ईरान से $8.86 बिलियन का व्यापार होता है इंडिया का, और इंडिया से जो ईरान को एक्सपोर्ट है वो करीब 1.7 बिलियन का है एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट जो है करीब वो 7.67 बिलियन का। तो जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के पक्ष में है। इजराइल को करीब 6.5 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत का चलता है। इजराइल से ज्यादा बड़ा व्यापार है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान से अच्छे संबंधों के चलते जब हमास का मामला हुआ, इजराइल का हिजबुल्लाह हमास का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, ईरान की भी दखलंदाजी बढ़ी, तो हुती, देखिए ईरान के 3 प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, 3H है इनके। तो उधर हुती जो है यमन में है, और वो लाल सागर और जो दक्षिण में जो अरेबियन सी है, अरब सागर और अदन की खाड़ी जो एडन खाड़ी कहलाती है, वहां इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन भारत के वॉरशिप्स, नेवल वॉरशिप इसी क्षेत्र में खड़े हुए हैं, और ईरान से संबंधों के चलते हुए हुती विद्रोही भारत के शिप्स पर अटैक नहीं करते थे। शुरू में थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, लेकिन वो जो भारत की डिप्लोमेसी है और ईरान से अच्छे संबंध है, उसके चलते हुए हुती भारत के शिप्स को डिस्टर्ब नहीं करते थे, मतलब अभी तक। लेकिन हाँ, उनका अमेरिका से और दूसरे देशों से उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन पर वो अटैक करते थे। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस बार वहां डिफेंस के लिए इंडियन नेवल शिप्स खड़े हुए हैं, अमेरिका के नहीं है। वो उस रूट को गार्ड कर रहे हैं इंडियन नेवी के शिप जो है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। अब दिक्कत देखिए है क्या, अगर ईरान इजराइल का वॉर बढ़ेगा, जो लग रहा है जिस तरह का है, क्योंकि उसके पीछे मकसद और कुछ भी है। ईरान का जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी अमेरिका नहीं चाहता है। इजराइल निश्चित रूप से रिटेलिएट करेगा। तो अब आगे देखिए क्या होता है, कितना रूप आगे किस रूप में जाता है, आगे बढ़ता है, एस्केलेट करता है, या दुनिया की ताकतें इसको रोकना चाहती हैं, या ईरान या भी जो 200 मिसाइल छोड़कर ही शांत होना चाहेगा, या आगे बढ़ेगा। अब देखिए आगे आने वाला समय बताएगा, 1-2 दिन का समय, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब हम अपना समय तय करेंगे, स्थान तय करेंगे, हमें कहां अटैक करना है। तो अब देखिए क्या होता है। इजराइल के टारगेट पे 2 ही ईरान के ज्यादा हो सकते हैं, एक तो उनका न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा उनके जो पेट्रोलियम वाले हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको वो अटैक कर सकता है। अब इसमें भारत का भी रोल है और भी कंट्रीज का रोल है। उसमें अब आने वाला समय बताएगा कि ईश्वर न करे कि युद्ध आगे बढ़े, ये विश्व के हित के लिए नहीं होगा। जी, विश्व के हित के लिए भी नहीं होगा और भारत के हित के लिए भी नहीं होगा। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल है वही पुराना सवाल
लेकिन नए तरीके से हम आपसे पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि इजराइल और ईरान का युद्ध, भारत का व्यापार और साथ ही साथ जयशंकर जी का यह कहना, एस जयशंकर जी का यह कहना, मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है भारत। अगर व्यापार में कमी आ रही है तो उसको पूर्ति तो किसी न किसी तरीके से हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, वार खत्म हो जाता है, तो एक स्थिति अच्छी बनती है, एक विश्व गुरु के रूप में और एक कह सकते हैं महाशक्ति के रूप में एक प्रभाव जम सकता है। लेकिन असली शक्ति तो आर्थिक शक्ति होगी, जब अर्थ के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अब सवाल यहां पर यह है कि जयशंकर जी का यह बयान जो उन्होंने कहा है कि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, कैसे? देखिए, जयशंकर जी ने जो बयान दिया है उसको हमें दूसरे परिभाषना पड़ेगा। ये इजराइल और ईरान का युद्ध नहीं है। अगर हम बेहतर पर्सपेक्टिव में देखें, इजराइल के पीछे अमेरिका है, ईरान के पीछे रशिया है। तो ये युद्ध वो दो बड़ी सुपर पावर लड़ रही हैं इन लोगों को फेस बना के। इसलिए जयशंकर जी ने कहा है कि जो संबंध उनके रशिया और अमेरिका से है, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी दोनों देशों का भ्रमण करके आए, दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आए हैं, इसलिए भारत इसमें मध्यस्थता का रोल कर सकता है, क्योंकि भारत का ईरान से, इजराइल से पहले से ही संबंध बेहतर था, लेकिन अमेरिका और रशिया से भी बेहतर है। इजराइल को पूरा समर्थन अमेरिका दे रहा है और ईरान को पीछे से पूरा समर्थन रशिया दे रहा है, तभी ये दोनों देश लड़ पा रहे हैं। इसलिए भारत की भूमिका इसमें अहम हो जाती है, क्योंकि ये चारों देशों के जो चारों लोग हैं, ये सब भारत के नजदीक हैं और भारत के सबसे संबंध अच्छे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि इसका कोई हल निकालने में भारत काम आ सकता है। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जो विपक्ष भी कह रहा था, क्रूड ऑयल के दाम जब गिर रहे थे, $70 बैरल आ गए थे, अब तो उससे भी नीचे गिर रहे हैं। तो भारत की पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं 1 लीटर पेट्रोल पे 15 से 17 रुपए कमा रही थी। तो वो कमाया नहीं जा रहा था, वो फॉरेन की नीति के तहत, विदेश नीति के तहत भारत कहीं ना कहीं ये जान रहा था कि ऐसी समस्याएं आगे चल के आएंगी, इसलिए वो रिजर्व बनाए जा रहे थे कि जब कभी तेल के दामों में कोई परिवर्तन आए तो कितने दिन तक सरकार उसको जनता तक पास ऑन ना करे, उस बढ़ोतरी को अपने रिजर्व से पेट्रोलियम कंपनियां एब्जॉर्ब करती रहे, जिससे कि पूरा बदलाव ना आए। कि ये युद्ध जो है पिछले साल 7 अक्टूबर से चल रहा है, 1 साल हो गया। रशिया यूक्रेन का युद्ध भी काफी समय से चल रहा है। तो ऐसे युद्धों का कोई नहीं होगी, कितने दिन तक चलेंगे, लेकिन इमीडिएट जो रिपरकशंस आते हैं उसको कंट्रोल के लिए सरकार एक ऐसा पूल बना के रखती है, और सरकार की जो विदेश नीति है वो बैकडोर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से वर्क कर रही है। भारत टच में है, अमेरिका के भी टच में है कि इसका कौन सा एक ऐसा समाधान आ सकता है, क्योंकि देखिए ईरान ने जो करा है इसका जवाब 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात है, लेकिन ये चीज कहाँ पे आके खत्म होगी, कहाँ पे ये जबने की कार्रवाई खत्म होगी, ये बाहरी मुल्कों के कोई ना कोई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे G7 की अर्जेंट बैठक बुलाई गई है, UN की अर्जेंट बैठक बुलाई गई है, कहीं ना कहीं से ये दबाव बनाया जाए ये चीजें एक हद के बाहर ना जाए, क्योंकि दोनों सुपर पावर बीच में है और दोनों सुपर पावरों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और सबके इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई है तो उसमें बाहरी दुनिया के भी बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है, किसी का इजराइल में है, किसी का ईरान में है, तो ये उन वेस्टेड इंटरेस्ट की लड़ाई है। और ऐसी चीजें रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब ये युद्ध प्रबल हो रहा है, वो युद्ध रोका जा रहा है या वो युद्ध शिथिल हो गया, अब ये ज्यादा डिस्कशन में आ गया है। ऐसी चीजें जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में होती रहेंगी, आगे भी भारत जैसे देश को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अस्थिरता का जो माहौल है ये पता नहीं चलता कब आ जाए। इसीलिए विदेश नीति जो है वो इन चीजों को देखती रहती है। जी,
बिल्कुल समय पे अगर बाहरी मुल्कों में दुनिया में कोई ऐसा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन उन स्थितियों को आभास करते हुए ऐसे बेनिफिट नहीं दिए जाते, क्योंकि जनता पे तुरंत महंगाई का बोझ भी डालना जरूरी नहीं है ऐसी चीजों के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि बात तो और होती, लेकिन सवाल और हैं, लेकिन समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, सभी विद्वानों का। आप आए और अपने अपने अमूल्य विचार हमारे दर्शकों के सामने पेश किए। तो कुल मिलाकर के सुपर पावर बनने की तरफ भारत है, और यही गति रही तो वास्तव में 2050 तक भारत 3 महाशक्तियों में से एक महाशक्ति होगा। पहली महाशक्ति अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत होगा। हालांकि अगर जो एशिया पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यह देखा भी गया है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन जो जरूरी अंक चाहिए, यानी कि महाशक्ति बनने के लिए 70 अंक चाहिए, जबकि उसके पास अभी 40 अंक ही हैं, करीब करीब 40 अंक। तो 30 अंक और उसे बढ़ना होगा, हर क्षेत्रों में बढ़ना होगा, और इसके लिए भारत कदम बढ़ा चुका है और जल्दी ही महाशक्तियों के रूप में, महाशक्तियों के बीच एक महाशक्ति बनकर भारत दिखाई देगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।